हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो अभी तक हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी पैरामीटर्स के बारे में और पैरामीटराइजेशन के बारे में। तो वहाँ पे हमारे पास फंक्शंस थे, स्केलर फंक्शंस। लाइक 3D फंक्शन को ही ले लेता हूँ, एफ एक्स वाई जेड, 3xy एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है हमारे पास एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन। ठीक है। और इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो डोमेन होता है। तो डोमेन इसका इंटायर स्पेस हो जाएगा बिकॉज वी हैव टेकन हियर एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड तीनों को ले रखा है। तो डोमेन इसका इंटायर स्पेस हो जाएगा, इंटायर स्पेस एज इट्स डोमेन। एंड इसका सरफेस कोई आर्बिट्री शेप होगा इसका, वी डोंट नो। ठीक है, उसको भी स्केच करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका कुछ शेप होगा, कोई सरफेस होगा। तो डोमेन पूरा इंटायर स्पेस है, तो ये सरफेस नहीं बनेगा, ये फिर वॉल्यूम बनेगा। ये सारी चीज़ें हमें पता है, वॉल्यूम बनेगा। ठीक है। तो उस वॉल्यूम में हम कोई कर्व ले सकते हैं। तो ये तो एक सरफेस हो गया, सरफेस नहीं, कोई रीजन हो गया बेसिकली। ठीक है। और डोमेन इसका इंटायर स्पेस हो गया, तो ये कोई सरफेस शेप, किसी शेप का वॉल्यूम बनेगा। ठीक है। अगर इसका वैल्यू हम किसी के कांस्टेंट ले लेते हैं तो लेवल सरफेस हो जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पता है। लेट ये जो है ये बराबर कर दिया हमने आर के या लेमडा के और वाट एवर। तो 3xy प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा। तो ये एक लेवल सरफेस बनेगा। ठीक है ना, ये एक सरफेस बनेगा, ये एक सरफेस बनेगा। ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे पैरामीटर का मतलब क्या होता है? मान लिया हमारे पास आर एक पैरामीटर है, पैरामीटाइज्ड इक्वेशन है हमारे पास। तो सिर्फ आर नहीं लिखते, पैरामीटर है तो उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको भी हमें यहाँ मेंशन करना होता है। यूजुअली बुक्स में यू और वी का यूज करता है। ठीक है ना, यू वेक्टर एंड वी वेक्टर का। वाई यू एंड वी वेक्टर का यूज़ करता है बिकॉज आर से कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। बिकॉज सिंपली आर का मतलब क्या होता है? सिंपली आर का मतलब होता है एक्स वाई एंड जेड के। आर बेसिकली वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस। ठीक है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, तो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी पॉइंट का आर। ठीक है। तो यूजुअली आर को छोड़ के हम लोग यू और वी में भी पैरामीटाइज इक्वेशन को लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जैसे मैंने बताया, आर टी टी इज़ अ पैरामीटर एंड आर इज़ अ कर्व। ठीक है ना, पैरामीटाइज्ड कर्व, पैरामीटाइज्ड कर्व, ये कोई पैरामीटाइज्ड कर्व है और इसका कोई इक्वेशन होगा। ठीक है। तो है तो ये कर्व ही एक लाइन है। ठीक है ना, बट कर्व के शेप का वो टेढ़ा मेरा लाइन है कोई। अच्छा ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा, फिर उस पर इंटीग्रल देखा। तो ये जो फंक्शन है ये कुछ भी हो सकता है, लाइक ये डेंसिटी हो सकता है फंक्शन, ये मास हो सकता है और कोई भी आर्बिट्री चीज़ हो सकता है ये। ठीक है ना, कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है ये, दिस कुड बी एनीथिंग। ठीक। और उसको हम लोग कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेट करते थे। जैसे पिछले में हमने मास को इंटीग्रेट करा तो टोटल मास आया। ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर, अलॉन्ग दैट पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, डेंसिटी के साथ इंटीग्रेट करा उसको तो टोटल मास आया, सेंटर ऑफ मास वगैरह ये सारी चीज़ें हमने पीछे देखी थी। ठीक है। तो स्केलर फंक्शन के साथ हमने पैरामीटर लिया, पैरामीटाइज्ड एक इक्वेशन लिया, दैट इक्वेशन इज ऑफ द वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर क्यों? क्योंकि ये वेक्टर बेसिकली वो जो कर्व होता है उसके पोजीशन को बताता है। तो यही चीज़ है। बट यहाँ पे अगर सिर्फ आर दे रखा हो कहीं तो उसको एक्स वाई जेड मानेंगे अनलेस अनटिल, जब तक यहाँ पे जो भी इक्वेशंस हैं, जैसे यहाँ पे आई है जे है के है, तो टी का कुछ इक्वेशन ना दे रखा हो। ठीक है। आर का यूजुअली मतलब यही होता है। ठीक है ना, एक्स वाई जेड। बट पैरामीटर टी है तो जो एक्स है वो एक्स अपने आप में टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, जेड कंपोनेंट भी उसका टी का फंक्शन है। ठीक है। तो टी बेसिकली रिलेशन, जो पैरामीटर टी है ये बेसिकली रिलेशन बता देता है किसके बीच का, एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट को, तीनों को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है। ये सारी चीज़ें हमने पैरामीटर में डिस्कस करी। तो 2 वर्ड बताना चाहता हूँ यहाँ पे सिंपल, जो पीछे हमने पढ़ा। स्केलर फंक्शन था, पैरामीटाइज्ड इक्वेशन जो था वो वेक्टर था। ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स कंपोनेंट था उसके साथ उसको एक्स के जगह प्लग इन करेंगे जहाँ जहाँ एक्स है, वाई को वाई के साथ एंड जेड को जेड के साथ एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पीछे देखी अभी तक, आगे अप्लाई भी करना उन चीज़ों को। अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना आगे, और हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर फील्ड्स के बारे में। ठीक है। पिछले में जो सरफेस हमने देखा हुआ स्केलर फंक्शन था, ठीक ना, तो वो इंटायर स्पेस को और समटाइम्स किसी आर्बिट्री शेप को या किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करता था। बट हमें वेक्टर फील्ड्स के बारे में बात करना है। लीनियर लाइन इंटीग्रल, वर्क, सर्कुलेशन एंड फ्लक्स। सर्कुलेशन शॉर्ट में इसको कर्ल भी बोलते हैं।
ठीक है। होता क्या है इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल मीनिंग इसका समझेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे। मैथमेटिकली फॉर्मूला वाला टर्म तो काफ़ी सिंपल होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल सिग्निफिकेंस हर चीज़ों की समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मेरे लेक्चर में शुरू से विदाउट फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैंने कुछ भी बताया नहीं अभी तक किसी भी लेक्चर में, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है ना, फिजिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन समझने का चीज़ों को। फ्लक्स का मतलब होता है डाइवर्जेंस, एक और दूसरा इसका मीनिंग हो जाता है डाइवर्जेंस, मतलब उसको बोला करते हैं हम लोग। डाइवर्जेंस होता क्या है इसको हम लोग आगे देखेंगे। जो वर्ड है फ्लक्स, इससे आप लोग फैमिलियर हो पहले से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स ऑफ वाटर। इफ वाटर इज पासिंग थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ, मतलब कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन हो, कोई भी एरिया हो, उससे अगर कोई भी क्वांटिटी पास कर रही है, कोई भी क्वांटिटी मतलब कोई वेक्टर क्वांटिटी, लाइक वाटर इज फ्लोइंग, तो वहाँ पे वेलोसिटी होगी उसकी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, राइट, ठीक है ना। तो फ्लक्स डिफाइंड होता है वेक्टर्स के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही हो, लाइक इस रीजन में मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, एंड वी हैव टेकन एन आर्बिट्ररी एरिया हियर, लेट्स से ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भी क्रॉस करेगा, देन देयर विल बी सम फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एरिया, ठीक है। बट सिर्फ एरिया से ही फ्लक्स नहीं होता, लाइन से भी फ्लक्स हुआ करता है। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है फ्लक्स, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंपली इसको डिव लिखते हैं, DIV, ठीक है। तो क्या होता है इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ वेक्टर फील्ड, वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। तो वेक्टर फील्ड का क्या मतलब होता है, अ फंक्शन दैट असाइन, वेक्टर फील्ड बेसिकली एक फंक्शन होता है, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन हो, जैसे अभी हमने स्केलर फंक्शन लिया था fx, y, z। वेक्टर फंक्शन का मतलब मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन है हमारे पास fx, y, z, ठीक है, एंड दिस फंक्शन बेसिकली असाइंग अ वेक्टर टू ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल से, यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा ऐसे। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का साइज क्या होता जाता है, छोटा होते जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटता है एज वी नो। तो ये जो वेक्टर हम लोग असाइन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट द स्पेस अराउंड चार्ज, चार्ज के चारों तरफ के स्पेस को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली फील्ड, फील्ड इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर। तो दिस वेक्टर्स, उन पूरे वेक्टर्स को हर पॉइंट पे अगर हम लोग वेक्टर असाइन कर दें, तो दिस होल सेट ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड वेक्टर फील्ड। एक वेक्टर्स का, ठीक है ना, अरेंजमेंट हो जाएगा अराउंड दिस पर्टिकुलर चार्ज, ओके। तो ये फील्ड जो है वेक्टर फील्ड कहलाएगा पूरा। एंड फॉर दैट हमारे पास कुछ इक्वेशंस भी होंगे उसके लिए, ठीक है ना। चार्ज के अराउंड जो फील्ड होता है उसके लिए भी इक्वेशन होता है, ऐसे फॉर्मूला सिर्फ आपको अगर याद हो तो अच्छी बात है, k q1 q2 ओवर r स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर r, ठीक है ना। तो दिस यूनिट वेक्टर r गिव्स यू एवरीथिंग। r के जगह तो हम लोग डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फील्ड वेक्टर निकालना हो हमें, तो दिस विल बी k q1 q2 ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर है, एज इट इज मैं लिख देता हूँ, छोटा रहेगा। ऐसे r के जगह आपको इसको कंसिडर करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई एंड जेड आर पॉइंट्स एट विच, ठीक ना, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट हो सकता है, तो ये कोई भी पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस हमें यहाँ दे रखा है, ठीक। तो जनरल इक्वेशन बनाना है हमें, जैसे यहाँ पे ये वेक्टर फील्ड है, तो दिस इज एन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें हर पॉइंट पे अलग अलग वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर आर को हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स आई वाई जे जेड के एंड डिवाइडेड बाई अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो इसको मैं आर क्यूब कर देता हूँ, राइट। तो ये बन गया हमारा क्या, एक वेक्टर फील्ड इक्वेशन बन गया। इस पूरे को मैं अगर कांस्टेंट मान लूँ, ठीक है, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड वेरिएबल है देन दिस विल ऑल्सो बी वेरिएबल, तो इसको नीचे रखेंगे। इस पूरे को मैं एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लेता हूँ, तो ये हमारा एक इक्वेशन जो बनेगा ई एक्स वाई एंड जी, यहाँ पे एक बड़ा सा कांस्टेंट ए मैंने ले लिया फॉर के Q1 Q2, आर को नीचे ले लेंगे, आर का पावर, आर तो होता है अंडर रूट, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये रूट मतलब 1/2 है, पावर उसको उसका क्यूब करना, मतलब दिस विल बी 3/2, राइट। देन व्हाट वी हैव, ऐसे इक्वेशन बनेगा, इसका नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर सॉरी, इसको ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए को मैंने कॉमन कर लिया, लेट, एंड ईयर वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो ठीक है, और होल 3/2 हो जाएगा, और ऊपर एक्स रहेगा यहाँ आई, एंड सिमिलरली विथ वाई, सबके साथ इसको रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम राइटिंग हियर,
जस्ट समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ इसको, बस समझ लो इसको, ठीक है ना। एंड सिमिलरली विथ जेड, इन डिनोमिनेटर वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है ना। क्यों 3/2 आया वो समझ में आ रहा है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दिस विल बिकम 3³ एंड आर ऑब्वियसली होता है स्क्वायर रूट में। तो ये चीज़ है, तो ये एक इक्वेशन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, corresponding to different point will have different magnitude of vector and this equation is representing all the vectors around this charge। सारे vectors के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ corresponding values होंगे x y z के। जैसे ये पर्टिकुलर वेक्टर है तो यहाँ पे इसका कुछ कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट डालेंगे, इस वेक्टर का लेंथ मिलेगा। इसके लिए एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, इसके लिए एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। जो भी वेक्टर्स होंगे सबके लिए एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, corresponding to x and y and z's, different x y z's, different coordinates will have different length and direction of vectors। तो इक्वेशन क्या करता है, ये वेक्टर फील्ड इक्वेशन कहलाता है एंड इट बेसिकली असाइन अ वेक्टर टू इच पॉइंट इन इट्स डोमेन, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका भी डोमेन होगा। इसको अगर ओरिजिन कंसीडर करेंगे तो इंटायर स्पेस इज डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन नहीं, जो भी इनिशियल पॉइंट होता है मीन्स चार्ज अप टू इन्फिनिटी, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक रहता है, आर इज 0 to इन्फिनिटी। तो वेक्टर फील्ड का बेसिकली यही मतलब हुआ, ठीक है। तो वेक्टर फील्ड ये एक फंक्शन होगा, ठीक। लेट मी राइट इट एज 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। फर्स्ट आई एम राइटिंग अ 3D वेक्टर इक्वेशन। यहाँ पे इसका m, इसमें भी एक्स वाई जेड होगा, m भी एक्स वाई जेड तीनों का कंपोनेंट हो सकता है और तीनों का फंक्शन हो सकता है, 2 का फंक्शन होता है। यूजुअली यहाँ पे 3 लिया हमने तो इसको 3 का ही कंसिडर करेंगे, नो मैटर जेड इज प्रेजेंट देयर और नॉट, ठीक है। तो n हो जाएगा j एंड वी हैव p के, ये कोई वेक्टर फील्ड इक्वेशन होगा, ठीक है। कोई फंक्शन हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने अभी एक वेक्टर फील्ड इक्वेशन बनाया था, तो ये कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर फील्ड इक्वेशन हो सकता है। 3D है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। डोमेन इसका इंटायर स्पेस है, कहीं कहीं अनडिफाइंड भी हो सकता है डोमेन। यूजुअली हम लोग डोमेन को डिफाइन लेते हैं, पूरे उसके हर पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन लेते हैं। डोमेन में फंक्शन डिफाइंड होता है, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, और वेक्टर फील्ड शुड बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो वो वेक्टर फील्ड कुछ भी हो सकता है। वेक्टर फील्ड ग्रेविटी के लिए हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड कोई पॉइंट मास है उसके लिए, कोई स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है उसके लिए, कोई लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है उसके लिए, तो इसके वजह से भी फील्ड बनेगा, ठीक है ना। ये कोई रॉड है हैविंग मास m या मास डेंसिटी यू कैन से, एन इनफाइनाइट लेंथ का मास है, तो इससे r डिस्टेंस पे कुछ फील्ड होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा मास के डायरेक्शन में होता है, जैसे जैसे नज़दीक आएंगे फील्ड का लेंथ बढ़ेगा। तो इसके लिए भी कुछ इक्वेशन होगा हमारे पास, ठीक है। वो यूजुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो स्ट्रेट रॉड है ना, इनफाइनाइट लेंथ का रॉड हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में, फिलहाल हम लोग फील्ड पर फोकस करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है हमारे पास, कोई भी वेक्टर हो तो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है, ठीक है ना। वेलोसिटी फील्ड हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो हर पॉइंट पे जो फ्लूइड होगा ना, फ्लूइड मतलब लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो गैस मॉलिक्यूल्स है एयर में, जैसे तुम्हारे कमरे में, जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स का स्पीड जो होगा हर पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारे कमरे में, एयर मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट स्पीड। एवरेज स्पीड उसका कुछ और होगा, वो एवरेज स्पीड बेसिकली तुम्हारे कमरे के टेम्परेचर को डिसाइड करने में काम आता है। बट रियलिटी में हर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो हर अगर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक वेक्टर हम कंसिडर कर लें, एंड लेंथ ऑफ दैट वेक्टर इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल, देन तुम्हारे कमरे में क्या बन जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर फील्ड बन जाएगा, ये ठीक है ना। मान लो एयर फ्लो कर रहा है कहीं, एयर इज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो एयर इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पाइप इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। तो उससे हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक वेक्टर असाइन कर दें तो एक वेक्टर फील्ड बन जाता है पूरा का पूरा। यहाँ पे ये दिस इज विंग ऑफ अ प्लेन, उसके ऊपर से एयर का फ्लो हो रहा है फॉइल के ऊपर से। तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स के साथ हमने वेक्टर असाइन कर दिया, एंड दिस बिकम अ वेक्टर फील्ड अराउंड दिस पर्टिकुलर विंग और फॉइल, ठीक है।
यहाँ पे वाटर का फ्लो हो रहा है एक ट्यूब से, एंड शेप ऑफ दिस ट्यूब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ट्यूब इज चेंजिंग, ठीक है ना, वेरिएबल है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी फील्ड बन जा रहा है, मतलब वेक्टर फील्ड बन जा रहा है बेसिकली। तो जहाँ भी वेक्टर फील्ड होगा उसके लिए एक इक्वेशन होगा हमारे पास, ठीक है ना, इस फॉर्म का इक्वेशन होगा। ये तो 2D दिखाई पड़ रहा है, 2D है मान लो, ये 2D है, तो इक्वेशन इन दिस पर्टिकुलर केस इक्वेशन विल बी ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x and y, और दिस कुड बी y and z और z and x एंड वाट एवर। तो x और y लिया मैंने, तो m एंड j ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो वेक्टर फील्ड का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड कोई हाइपोथेटिकल वेक्टर भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके डोमेन में हर पॉइंट पे हम लोग अगर एक वेक्टर असाइन कर दें, इमेजिन कर लें, एंड लेंथ ऑफ दैट वेक्टर इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, जिसका चारों तरफ फील्ड बना हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर फील्ड बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है हमारा इक्वेशन, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी वेक्टर फील्ड है, ये कोई सरफेस है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो अलग अलग टाइप के कुछ यहाँ पे डायग्राम्स दे रखे हैं वेक्टर फील्ड के, ठीक। यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मैंने वेक्टर फील्ड लिया था, हाँ सॉरी, PN के, ठीक है। पीछे हमने पैरामीटराइजेशन के बारे में जो बात कर रहा था, वहाँ पे मैंने स्केलर फंक्शन लिया था, ये वेक्टर फंक्शन है पूरा का पूरा, ठीक ना। पैरामीटराइजेशन यहाँ भी हम लोग करेंगे। मान लो कोई पैरामीटर है हमारे पास RT, तो इसका कुछ x कंपोनेंट होगा, ठीक है ना, कुछ y कंपोनेंट होगा इसका, एंड कुछ z कंपोनेंट होगा इसका, ठीक है। x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा, z कंपोनेंट होगा इसका। तो ये जो R है ये क्या होगा, कर्व होगा, कर्व इन एबव फील्ड, एबव फील्ड। मान लो तुम्हारे कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम्हारे कमरे के, जिस कमरे में भी तुम बैठ के पढ़ रहे हो अभी, उस कमरे के एक वाल को चार्ज कर दिया गया, पॉजिटिवली चार्ज। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज तुम्हारे कमरे में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है ना। दैट दिस इज योर रूम, एंड इसके एक वाल को हमने चार्ज कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड इन योर रूम, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसा। और तुम्हारे कमरे में एक आर्बिट्री कोई कर्व ले लिया हमने, जैसे तुम जहाँ बैठे हो वहाँ से तुम्हारे दूसरे टेबल पे या बेड पे कोई ग्लास रखा हुआ, एंड यहाँ से तुम अपना हाथ उठाते हो और उठ के वहाँ तक जाते हो सर्टेन पोजीशन तक, तो ये कर्व हो गया, मान लो यही कर्व हो गया R, राइट। एंड तो तुम्हारा हाथ क्या हुआ ना, तुम्हारा हाथ, तुमने अपने हाथ को मूव करा किस चीज़ में, इस पर्टिकुलर फील्ड में। मान लो ये फील्ड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो अब इसके अलॉन्ग मूव कर रहे हो, मान लो तुम्हारे हाथ पे चार्ज है, ठीक है ना, या फिर एक छोटा सा पॉइंट, कुछ ऑब्जेक्ट तुमने उठाया, एंड ऑन दैट ऑब्जेक्ट चार्ज था कुछ उस ऑब्जेक्ट पे, और उस ऑब्जेक्ट को तुम पॉइंट A से B तक ले जाते हो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है ना। और A से B तक ले जाने में तुमने जिस पाथ का यूज करा, दैट पाथ इज डिफाइंड बाय दिस पैरामीटराइज्ड कर्व, पैरामीटराइज्ड इक्वेशन। तो इस चार्ज के साथ बहुत सारे फंडे होंगे, वर्क होगा इस पर, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, तो वर्क होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो वर्क होगा तो पता है कैसे होता है फील्ड में वर्क, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो इस लाइन के अलॉन्ग तुम मूव करें, ठीक है ना, और ये जो फील्ड है, ये फील्ड है। अब इसको मैं यहाँ पे अलग से डायग्राम बनाता हूँ। मान लो ये कर्व है हमारा, एंड जो फील्ड था जो पासिंग थ्रू दिस कर्व, वो मान लो कुछ ऐसा है फील्ड, इस डायरेक्शन में फील्ड, ठीक है। तो फील्ड जो है अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग एंगल बना रहा है इसके साथ। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे फील्ड के, एक परपेंडिकुलर और एक अलॉन्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो टाइप के इंटीग्रल्स आएंगे जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तुम लोग लाइन इंटीग्रल का मतलब समझेंगे, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, ठीक है। इस लाइन के अलॉन्ग किसी फील्ड में, किसी वेक्टर फील्ड में कोई आर्बिट्ररी कर्व ले लिया, कोई पैरामीटराइज्ड कर्व ले लिया, यानी कि पाथ, दिस गिव्स यू पाथ अलॉन्ग विच यू आर मूविंग इन पर्टिकुलर फील्ड, इन अ गिवन फील्ड, ठीक है ना। तो इस पाथ के अलॉन्ग तुम मूव करोगे, तो इस पाथ और इस फील्ड से मिलके तीन चार चीज़ें डिफाइन होती हैं, ठीक ना। तीन चार चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। एक लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल मतलब इस लाइन के अलॉन्ग इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल से ही वर्क आता है, लाइन इंटीग्रल से ही सर्कुलेशन, लाइन इंटीग्रल से ही फ्लक्स आता है।
अलोंग द लाइन हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इस फोर्स के कंपोनेंट को हम लोग लाइन के अलोंग लेंगे, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग द लाइन, दैट इज कॉल्ड वर्क। इंटीग्रल ऑफ फील्ड और फोर्स अलोंग द लाइन, तो उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। सर्कुलेशन क्या होता है, वो भी लाइन इंटीग्रल ही होता है, और वो भी जो फील्ड वेक्टर होता है उसका कंपोनेंट हम लोग लाइन के अलोंग ही लेते हैं। एक एक करके मैं सबको डिस्कस करूंगा, सो डोंट वरी। बट सर्कुलेशन जो है वो डिफाइन होता है किसके लिए, क्लोज्ड कर्व के लिए। पहले मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, देन विल डील, ठीक ना, सेपरेटली ईच एंड एवरी टर्म। तो ये क्लोज्ड कर्व के लिए होता है, ये क्लोज्ड कर्व के लिए होता है। फ्लक्स क्लोज्ड के लिए भी हो सकता है, ओपन के लिए भी हो सकता है, ऑब्वियसली हम लोग क्लोज्ड के लिए पढ़ेंगे। फ्लक्स, अगर यहाँ पे फ्लक्स की बात करो तो फ्लक्स के लिए हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना। दो कंपोनेंट्स होंगे फील्ड के, दो कंपोनेंट्स होंगे अलोंग दिस पाथ अलोंग विच यू आर मूविंग, ठीक है। दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग द कर्व मतलब टेंजेंट, और एक होगा नॉर्मल, ठीक है। एक चीज़ तो पता है आपको, किसी भी कर्व के साथ तीन डिफरेंट, मेनली दो वेक्टर और असाइन होते हैं, ठीक है ना। ये तो एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है। ये कर्व आया, कर्व पे दो वेक्टर्स और आ जाएंगे, एक नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, एक टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। ये बहुत पहले से पढ़ रखा है हमने, ठीक है ना। बाइनोमियल वेक्टर के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ट्विस्टेड कर्व के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते। चलो ठीक है, जो भी है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो लेके हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, उससे निकल के आता है डाइवर्जेंस फ्लक्स, यू कैन से, ठीक है ना। बट ये दोनों चीज़ें हम लोग क्लोज्ड कर्व के लिए डिफाइन करते हैं। सर्कुलेशन क्लोज्ड कर्व के लिए होता है, कर्व इज क्लोज्ड, जैसे कोई सर्किल है, एलिप्स है, ठीक है ना, और कोई भी आर्बिट्री शेप साइज का कर्व है, ठीक। मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट करा हमने वहीं पे फिर से आके, तो उसके लिए हम लोग सर्कुलेशन एंड फ्लक्स डिफाइन करेंगे। तो एक एक करके हम सबको डील करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल ही है ये तीनों का तीनों, ठीक है ना, तीनों का तीनों लाइन इंटीग्रल है। कंपोनेंट फोर्स का यानी कि फील्ड का हम लोग डिफरेंट तरीके से लेते हैं, किसके अलोंग, पाथ के अलोंग। मतलब अभी जो हम लोग तीनों चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, वर्क, सर्कुलेशन, फ्लक्स, हमें क्या चाहिए, एक वेक्टर फील्ड चाहिए, हमें एक वेक्टर फील्ड चाहिए, हमें एक पाथ चाहिए, मतलब जिस पाथ के अलोंग हमें मूव करना है, जैसे इस कमरे में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करें। और इस फील्ड से फोर्स बन सकता है अगर इफ यू आर मूविंग अ चार्ज अलोंग दैट पर्टिकुलर पाथ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, तो फोर्स लगेगा उस पर। तो ये फील्ड फोर्स भी हो सकता है, जो भी हो, ठीक है। तो इस फील्ड का दो कंपोनेंट बनेगा अलोंग, एज वी मूव अलोंग दिस पाथ, दो कंपोनेंट बनेगा, एक परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल, एक टेंजेंट, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो तीन चीज़ें मिलती हैं ईयर, ठीक है ना, वर्क, सर्कुलेशन एंड फ्लक्स। फ्लक्स इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो ये मतलब है। यहाँ पे कुछ फील्ड्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है ना, जैसे ये वेक्टर फील्ड है 2 डायमेंशनल, ठीक है। यहाँ पे स्पिनिंग फील्ड है, जैसे वाटर मान लो सर्कुलेट कर रहा है, यहाँ पे कोई बड़ा टंकी है, कोई पानी टंकी है और बीच में होल कर दिया, तो वाटर ऐसे सर्कुलेट करते हुए अंदर जाता है, ठीक। बट यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलेशन हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मतलब आर डिस्टेंस पे सेम वेलोसिटी है, फिर आर डिस्टेंस पे सेम वेलोसिटी से सर्कुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होल मत समझो, ऐसे समझ लो कि स्टायर कर दिया, जैसे बाल्टी में पानी लिया और पूरा उसको घुमा दिया, तो घुमाने के बाद ऐसे सर्कुलर शेप में जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो हर सेंटर से हर पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे जो स्पीड होगा पार्टिकल्स का वो सेम होगा, बट डायरेक्शन सबके अलग अलग होंगे। तो दिस फील्ड इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग सच काइंड ऑफ, ठीक ना, सर्कुलेशन और सच काइंड ऑफ सर्कुलेटिंग वेक्टर फील्ड्स और पार्टिकल्स और व्हाटएवर, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन ये हो जाएगा, इक्वेशन इसको निकाल भी सकते हो कैलकुलेट करके, मतलब अपने से दिमाग से भी। तो ये पर्टिकुलर अभी इक्वेशन दे रखा है, एक एक करके उसको देखते हैं। इसी टाइप की इक्वेशन ये भी है, इसी टाइप का मतलब जो फिगर दिखाई पड़ रहा है ये दिखाई पड़ रहा है, तो सर्कुलेटिंग फील्ड है ये, ठीक। यहाँ मान लो ये कोई सिलेंड्रिकल शेप का पाइप है एंड वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप, ठीक। जैसे रिवर से समझ लो, लेट दिस इज रिवर, ठीक है। एंड रिवर के बैंक पे खड़े रहते हो, तो रिवर से जो वाटर फ्लो करता है ना, रिवर से जो वाटर फ्लो करता है, अगर तुमने ध्यान दिया तो अच्छी बात है। तो रिवर से जो वाटर फ्लो करता है एग्जैक्टली रिवर के बीच में, ठीक है ना, बीच वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे वाटर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। एंड किनारे पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो मूव नहीं करते, वो चिपके हुए रहते हैं, ऐसे समझो। तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम होती है, जैसे जैसे सेंटर की ओर मूव करोगे वेलोसिटी बढ़ते जाती है, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं होती। तो अगर उसके साथ हम लोग वेक्टर फील्ड असाइन करते हैं तो सबसे बीच में बड़ा वेक्टर होगा, उसके बगल में छोटा और छोटा और छोटा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक ना, बोथ साइड ऑफ दिस सेंट्रल लाइन,
तो ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेक्टर फील्ड का, एंड पूरे रिवर में वेक्टर फील्ड ऐसे ही असाइन करेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी वेक्टर फील्ड बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये सिलेंड्रिकल पाइप है, तो सिलेंड्रिकल पाइप से सटे हुआ जो पोर्शन होगा एकदम, तो पाइप के चारों तरफ सटे हुआ पोर्शन होगा, तो वहाँ पे वेलोसिटी तो नेग्लिजिबल होगी, सेंटर पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, और सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होते जाएगी। तो ये कुछ वैसा चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है आपको, क्या मतलब इन फिगर्स का, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको वाटर के फ्लो से आप समझ सकते हो रिलेट करके। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। तो ये तो मैंने बात करा वेक्टर्स के बारे में, कि वेक्टर इक्वेशन दे रखा हो, उसके साथ कोई कर्व हम लोग लाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, वेक्टर फील्ड हम लोग स्केलर फंक्शन के साथ भी असाइन कर सकते हैं। ध्यान समझना, स्टार्ट जब मैंने किया अभी का लेक्चर, तो वहाँ पे मैंने एक स्केलर फंक्शन लिया था XYZ, कोई भी स्केलर फंक्शन हो सकता है, ठीक है, 3xy, ठीक, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये x² हो जाए और yz³ हो जाए और कुछ भी, कोई भी हो, ठीक। तो एक स्केलर फंक्शन है। वेक्टर फील्ड का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उसके लिए एक इक्वेशन बना दिया हमने इन टर्म्स ऑफ XYZ, तो एक वेक्टर फील्ड हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है, कोई भी आर्बिट्री फील्ड, उसके लिए हमने एक जनरल इक्वेशन लिया था, MI NJ एंड PK, ऐसा। ये स्केलर फंक्शन था जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, ऐसे ही कोई एग्जांपल लिया था मैंने, स्केलर फंक्शन। इसके साथ भी हम लोग वेक्टर फील्ड असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ भी हम लोग एक वेक्टर फील्ड असाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक चीज़ आपने पढ़ा है ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट क्या करता है, किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट हम लोग लेते हैं तो एक वेक्टर देता है हमें, ये क्या बनता है, वेक्टर बनता है। और ये वेक्टर होता किधर की ओर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द लेवल सरफेस, परपेंडिकुलर टू द लेवल सरफेस, बट होता तो वेक्टर ही है ना, परपेंडिकुलर टू द लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्या होता है? लेवल सरफेस ऐसा सरफेस जिस पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है ना। जैसे इसको मैं इससे अगर समझूं, जैसे ये मान लो कोई आर्बिट्री शेप का ऐसा कोई सरफेस है ये, ठीक है, और होना तो चाहिए इसको कुछ और शेप का, मान लिया ऐसे ही मैंने, ठीक है। और तो इसका वैल्यू हम लोग किसी नंबर के कांस्टेंट कर देते हैं, मान लो लेमडा के इक्वल कर दिया तो ये शेप बना, यानी कि 4 या 5 के इक्वल कर दिया, 4 के इक्वल कर दिया तो ये शेप बना, 5 के इक्वल करेंगे तो ये शेप चेंज कर जाएगा। जैसे पैराबोलाइड के केस में हम लोगों ने पढ़ा था, ये मान लो कोई पैराबोलाइड है, इसका इक्वेशन हो जाएगा ऐसे 20 - x² - y², ठीक है ना, z = 20 - x² - y², ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, अगर तीनों का फंक्शन लेना है हमें XYZ का, इसको हम लोग ऐसे ले लें 20 - x² - y² -z, ऐसा, और इसको हम लोगों ने 0 के इक्वल कर दिया, तो 0 के इक्वल करेंगे तो ये सरफेस बनेगा। फंक्शन को अगर हमने 2 के इक्वल कर दिया, 10 के इक्वल कर दिया तो फिर कुछ चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। तो 2 के इक्वल कर दिया तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। अगर इसको 10 के इक्वल कर दिया तो z = बन जाएगा 10 - x² - y²। तो अलग अलग फंक्शन के अलग अलग वैल्यू के लिए जो पैराबोलाइड दिखाई पड़ रहा है उसका शेप डिफरेंट होगा। पैराबोलाइड का शेप क्या होता जाएगा, डिफरेंट होते जाएगा, अलग अलग पैराबोलाइड्स बनेंगे, ठीक, अलग अलग पैराबोलाइड्स। तो इसका अगर हम लोग ग्रेडियंट ले लेते हैं, तो ग्रेडियंट वेक्टर क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं इन सरफेसेस के। एक इसका वैल्यू लिया तो उसके परपेंडिकुलर होगा ग्रेडियंट को मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है अर्लियर लेक्चर्स में, तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, मैंने फिर से उस चीज़ को ला दिया। तो स्केलर फंक्शंस बेसिकली बताने का ये मतलब था कि स्केलर फंक्शंस के साथ अगर हमें वेक्टर फील्ड असाइन करना है तो वी हैव टू टेक ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फील्ड, क्योंकि ग्रेडियंट क्या करता है, स्केलर फंक्शन सॉरी, तो ग्रेडियंट क्या करता है, स्केलर फंक्शंस के लेवल सरफेस पे वेक्टर को असाइन करता है, ठीक। तो ये चीज़ आई होप क्लियर है। हमें वेक्टर फील्ड्स के बारे में ज़्यादातर बात करनी है अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सी एन एग्जांपल, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कोई टेम्परेचर T है, each पॉइंट XYZ, ठीक है ना, मतलब स्पेस में अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे XYZ पे टेम्परेचर का इक्वेशन ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये टेम्परेचर का इक्वेशन दे रखा है। एंड ये जो इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है ये स्फीयर की इक्वेशन की जैसा है, मतलब इसका जो लेवल सरफेस होगा ना, इसका जो लेवल सरफेस होगा
दैट विल बी अ स्फीयर। क्यों स्फीयर होगा, दिखाई पड़ रहा है। लेवल सरफेस मतलब लेवल सरफेस करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ टी, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी। टी का वैल्यू 0 ले लिया तो एक लेवल सरफेस मिलेगा, टी का वैल्यू अगर मैंने 10 ले लिया तो मिलेगा, टी का वैल्यू 20 ले लो तो मिलेगा। टी का वैल्यू 0 लेने पे क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, है ना। तो 10 बी द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्फीयर, तो यहाँ पे हमें एक स्फीयर मिला जिसका रेडियस 10 है। 10 अगर ले लेंगे तो 10 इधर आया तो ये इधर आने के बाद -90 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा पूरे साइड। तो हियर वी हैव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो 90 स्क्वायर रूट ऑफ 90 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं इसको, तो रेडियस हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 90। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग रेडियाई मिलेंगे इसके। तो एक अलग लेवल सरफेस हो गया, बड़ा भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, तो नेगेटिव भी अगर टेम्परेचर ले तो बड़ा भी हो जाएगा ये, ठीक है ऐसा। तो बोल रहा है यहाँ पे एफ एक्स वाई जेड इज डिफाइंड टू बी ए ग्रेडियंट ऑफ टी। तो एफ एक्स वाई जेड जो है, एफ एक्स वाई जेड अगर ग्रेडियंट है टी का, ग्रेडियंट है टी का, तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेक्टर। तो ग्रेडियंट लेंगे टी का तो एक वेक्टर फील्ड मिलेगा हमें, ओके। और ले सकते हैं फिर ग्रेडियंट इसका, और वेक्टर फील्ड मिलेगा। वेक्टर फील्ड क्या होगा, इन सरफेसेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर इस सरफेस का हम ग्रेडियंट लेके उसमें अगर हमने इसका इस सरफेस पर अगर ग्रेडियंट देखना है हमें, तो इस सरफेस पे तो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के लिए इस पे परपेंडिकुलर होगा। लेवल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है ग्रेडियंट, ठीक है। और ग्रेडियंट का रियल मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट बेसिकली गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट चेंज, द डायरेक्शन अलोंग विच अगर तुम मूव करते हो तो फंक्शन के वैल्यू में सबसे ज़्यादा चेंज आएगा, वो चीज़, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट निकाल सकते हैं आसानी से, एंड दैट ग्रेडियंट बेसिकली गिव्स अस अ वेक्टर फील्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ टी सिंपल है निकालना, ये तो 0 हो जाएगा। एंड एक्स के साथ इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली, आई लगा देते हैं, वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करके जे, एंड जेड के साथ डिफ्रेंशिएट करके सिमिलरली यूल गेट 2xi माइनस 2ij माइनस 2z जेड के। तो दिस इज अ वेक्टर फील्ड, ठीक। चलो ठीक है, ये समझ आया। हमें ज़्यादातर अभी डील करनी है वेक्टर फील्ड्स के बारे में। वर्क डन बाय अ फोर्स, नेक्स्ट है वर्क डन, ठीक है। तो ये क्या होता है, वर्क डन बेसिकली होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स और फोर्स फील्ड, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स फील्ड अलोंग टेंजेंट, ठीक है ना, या फिर सिर्फ लिख सकते हो टेंजेंट टू द कर्व, ठीक। तो जो भी कर्व हम लोग लेंगे, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स फील्ड है, एक्स वाई जेड लिख सकते हो इसको, MINJ PK, एंड हमारे पास एक पैरामीटराइज्ड इक्वेशन है RT। ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर का काम करता है, लेट दिस PGT HTJ, एंड इसको लिख सकते हैं हम लोग KTK, ऐसा, ठीक है। ये पोजीशन बताता है किसी भी कर्व का। जैसे यहाँ पे हमारे पास कर्व है एंड ये एक्सिस हो गया, तो ये R हो गया, R1 पोजीशन हो गया, ये R2 पोजीशन हो गया, ठीक है। अच्छा, dr/dt क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है, तो वो सारी चीज़ें। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स, ठीक, along the कर्व टेंजेंट टू इट, मतलब कर्व क्यों लेंगे और उसके टेंजेंट में। वर्क का ऐसे भी मतलब पता है आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट उसको हम लोग बोला करते हैं। तो F.dr बेसिकली होता है, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट यूनिट वेक्टर के बारे में पता है हमें क्या होता है, dr/ds लिखा करते हैं टेंजेंट यूनिट वेक्टर को, ठीक है ना। टेंजेंट यूनिट वेक्टर को हम लोग dr/ds लिखा करते हैं। तो dr को हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F डॉट टेंजेंट यूनिट वेक्टर इंटू ds, ठीक है ना, ds ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखना चाहें तो dr/dt वी नो इज वेलोसिटी, तो dr के जगह हम लोग लिख सकते हैं vdt। तो वर्क कुड बी ऑल्सो रिटन एज फोर्स डॉट v है एंड dt, वेलोसिटी dt, ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो ये तीनों तरीके से वर्क को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क में क्या होता है, लाइन इंटीग्रल लेना होता है। लाइन इंटीग्रल का मतलब जो भी कर्व है उसके अलॉन्ग ही हमें मूव करना है और इसका इंटीग्रल लेना है। दो तरीके से इंटीग्रल हो सकता है फोर्स का, एक अलॉन्ग द लाइन यानी कि टेंजेंट टू लाइन, और एक हो सकता है परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो अभी हम लोग टेंजेंट वाले के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेंजेंट डायरेक्शन में अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं फोर्स को, ठीक है ना, विथ डी आर, मतलब अलॉन्ग द कर्व इंटीग्रेट करना है, तो अलॉन्ग द कर्व मूव किधर की ओर कर रहे हैं, कर्व की ओर, तो हम लोग डी आर ही लेंगे ऑब्वियसली। हाँ, डी आर टाइम का फंक्शन है, तो डी आर कुड ऑल्सो भी रिटेन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमने टी में भी लिख दिया उसको, तो टी में भी पॉसिबल लिखना उसको, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, तो वर्क ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। दूसरी बात, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ जो होता है, ठीक ना, फोर्स को तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपली एम। अच्छा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वेलोसिटी में आता क्या है, वेलोसिटी ऐसे हो सकता है डी एक्स ओवर डी टी आई, डी वाई ओवर डी टी जे एंड डी जेड ओवर डी टी के। तीन तरीके से वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करा जाता है, तीन तरीके से नहीं, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है इसको। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को मैं लिखता हूँ, डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, तो फोर्स में भी तीन कंपोनेंट्स है इसके, एक्स वाई जेड, वेलोसिटी में भी तीन कंपोनेंट्स आएंगे। डॉट प्रोडक्ट लेने पे m मल्टीप्लाई होगा डी एक्स ओवर डी टी से, n मल्टीप्लाई होगा डी वाई ओवर डी टी से, एंड सिमिलरली p मल्टीप्लाई होगा डी जेड ओवर डी टी से। बाहर डी टी है तो लिख देता हूँ पहले इसको मैं, डी एक्स ओवर डी टी प्लस यहाँ वेक्टर रिमूव हो जाएगा बिकॉज वी हैव टेकन डॉट प्रोडक्ट, एंड p डी जेड ओवर डी टी, एंड बाहर में मल्टीप्लाई करना है, डी टी से मल्टीप्लाई करने के बाद डी टी खत्म हो जाएगा यहाँ पे, देन वर्क रिटेन एज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस पी डी जेड। तो वर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो एक ही मतलब हो गया, अब जैसे उसको देखना है आपको देख सकते हो। तो एक तो ये तरीका हो गया लिखने का, दूसरा वर्क को लिखने का एक ये तरीका हो गया, ठीक है। और बाकी ये, और वर्क का बेसिक मतलब आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बट उस तरीके से इसको नहीं सोचना है, ठीक है। जो भी फोर्स फील्ड है उसको अलोंग द कर्व हमें इंटीग्रेट करना है, मतलब टेंजेंट डायरेक्शन में लेना है हमें, टेंजेंट डायरेक्शन लेना, परपेंडिकुलर लेंगे तो अलग चीज़ बन जाएगा, हमें टेंजेंट टू कर्व लेना है, ठीक है। अच्छा, यही जो वर्क है, ठीक ना, इसी वर्क को अगर ये फोर्स फील्ड दिखाई पड़ रहा है, फोर्स फील्ड है, अगर ये वेलोसिटी फील्ड होता तो फॉर वेलोसिटी फील्ड इसको हम लोग फ्लो बोलते हैं, फॉर वेलोसिटी फील्ड, ठीक है ना, वेलोसिटी फील्ड के लिए हम लोग इसको बोलते हैं फ्लो इंटीग्रल, ठीक है ना, या फिर फ्लो ऑफ जो भी क्वांटिटी है, जो भी वेलोसिटी, तो फ्लो ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। फोर्स फील्ड होगा तो इसको वर्क बोलते हैं, वेलोसिटी फील्ड होगा तो फ्लो बोलते हैं इसको, ठीक है ना, या फ्लो इंटीग्रल बोलते हैं इसको। तो ये दो वर्ड याद रहना चाहिए बस, ठीक है। एक तो ये तरीका है लिखने का, ठीक। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है उसका, वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सिंपल सा डेफिनेशन है। तो ये तो डेफिनेशन से आ गया, ठीक है। ये मतलब ये डेफिनेशन से आ गया, मतलब वेक्टर डिफरेंशियल फॉर्म में, तो ये दोनों का डिफरेंशियल है डी आर का, ठीक है। और डी आर ओवर डी टी के फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे ये वेलोसिटी दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर डी आर ओवर डी टी है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म इसको बोलते हैं हम लोग, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे, बिकॉज आर पैरामीटर है तो आर यहाँ पे इंक्लूड हो गया, और आर को डिफरेंशिएट करा हमने, ठीक है। मतलब इसका काफ़ी सिंपल है, ये जो है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक। अच्छा, ये जो नाम मैं लिख रहा हूँ अभी, इनको भूल भी जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस समझाने के लिए ऐसे लिखता हूँ उसको मैं। तो पैरामेट्रिक स्केलर, ठीक है ना, पैरामेट्रिक स्केलर फॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग। एंड लास्ट वाले को ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये एग्जैक्ट फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है, डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है, ठीक है ना, ये डिफरेंशियल फॉर्म कहलाता है, ठीक है। ये फोर्स एक्स एक्सिस की और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस की, और फोर्स अलोंग वाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, 12th क्लास में इसको पढ़ा आपने इस तरीके से, ठीक। तो लाइन इंटीग्रल अभी हमने किधर की ओर लिया, टेंजेंट टू कर्व। तो टेंजेंट टू कर्व दो चीज़ बनेगा, वर्क बनेगा और वेलोसिटी फील्ड है, तो ठीक है ना, ये फ्लो बनेगा, जिसको फ्लो इंटीग्रल हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो फ्लो या वर्क दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, और कर्व भी यहाँ मेंशन है, ठीक है ना, और उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन भी दे रखा है, टी टी स्क्वायर एंड टी क्यूब। फोर्स फील्ड भी गिवन है यहाँ पे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दे रखा है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या, वर्क डन बाय दिस फोर्स फील्ड। तो वर्क निकालना है। वर्क निकालने के लिए एक तो तरीका है, आप फोर्स होगा, वेलोसिटी होगा और डी टी टाइम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, और यही ज़्यादा बेटर चीज़ होगा। आर के साथ तो इंटीग्रेट, जैसे आप ऐसे लिखना चाहो इसको एफ डॉट डी आर, तो आर जो है ये तो फिर टी का यहाँ पे फंक्शन है, और आर को डी आर लिखना पड़ेगा इसका, तो टी का एक लंबा टर्म आ जाएगा। डी आर डिफरेंशियल निकालना फिर यहाँ पे लंबा प्रॉब्लम है। उससे अच्छा वेलोसिटी निकाल लेंगे और डी टी के साथ उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि फोर्स जो है डायरेक्ट, तो डी आर जो है ना, अगर आर को एक्स, फोर्स जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, पहली बात समझेंगे। फोर्स जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो फिर डी आर को एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर फोर्स को किस चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फोर्स को टी में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। एक्स के जगह हम लोग लिख लेंगे क्या, टी। ठीक है ना, मैंने बोला था कि आर जो है, आर का यूजुअल मीनिंग होता है एक्स वाई आई एंड जेड के। ठीक, और ये जो आर है ये पैरामीटराइज्ड इक्वेशन है फॉर दिस पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पे जो x के जगह दिखाई पड़ रहा है, इसमें x के जगह हर जगह पुट कर देंगे, y के जगह एंड z के जगह पुट कर देंगे। फिलहाल पहले हमने वेलोसिटी निकालना है, r का कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो वेलोसिटी की ज़रूरत है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वेलोसिटी में ये चीज़ 1 हो जाएगा, ये वेव i यहाँ पर हो जाएगा 2t j, यहाँ पर हो जाएगा 3t स्क्वायर के। ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है, और वेलोसिटी के साथ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं आर को। तो यहाँ पे टी, वाई के जगह टी स्क्वायर पुट होगा इसमें टी, तो ये पहला वाला टर्म इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें पुट करेंगे हम लोग जेड के जगह, तो जेड के जगह पुट होगा टी क्यूब एंड वाई के जगह टी स्क्वायर, तो ये टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, इसको हम लोग लिखते हैं टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर पहले से था और टी स्क्वायर फिर पुट होगा, तो टी टू द पावर 4 हो जाएगा, एंड यहाँ होगा जे प्लस टी लिखेंगे x के जगह एंड z के जगह टी क्यूब लिखेंगे तो पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा t माइनस टी का पावर 6 एंड k, एंड वी हैव टू टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विथ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब i 2tj एंड 3t स्क्वायर के, ये मतलब है, लास्ट में dt रख देंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे j के साथ j को मल्टीप्लाई करना है, k के साथ k को, पहले वाला तो डिसअपियर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2t का पावर 4, क्यूब पहले से था 4 हो जाएगा, माइनस t का पावर 4 पहले से है तो t का पावर 5 हो जाएगा, वो j 1 हो गया, कैंसिल हो गया। t 3, तो 3 माइनस प्लस प्लस ही है यहाँ पे पहले, क्यूब हो जाएगा, एंड माइनस t 6 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 6 और 2, z था, z की जगह ये आई थिंक no, चलो इसमें इसका ही है, तो 2 6 8 हो जाएगा ये, तो 3 टू दी पावर 8, एंड इसको इंटीग्रेट करना था हमें विथ डी टी, यहाँ पे इंटीग्रल, एंड इसके बाद इंटीग्रल पता है आपको क्या होता है, ये 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 2 बाई 5 एंड टी टू दी पावर 5, एंड माइनस यहाँ पे 2 टी टू दी पावर 6 ओवर 6 प्लस 3 टी टू दी पावर 4 ओवर 4, कर लोगे इसको आप इंटीग्रेट, 3 टू दी पावर 9 ओवर 9, एंड सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू सिंपल दे रखा है, तो अगर यहाँ पे कर देता 0 0 0 और यहाँ पे कर देता 2 6 8 तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये तो खैर पोजीशन का दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। टी में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो ये तो पोजीशन दे रखा है 0 0 0 एंड 1 1 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग पहले टी निकाल लेंगे कि टी का वैल्यू क्या हो, तो 0 0 0 होगा एंड 1 1 1 होगा। ठीक है, एंड टी टू द पावर 9 ओवर 9। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रल हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 0 0 0 है, एक्स वाई जेड तीनों 0 है, ठीक है ना। तीनों 0 तभी होगा जब t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पर ही ये दे रखा है। अच्छा, t का वैल्यू तो यहाँ पे दे रखा है, सॉरी, तो नो नीड टू, ठीक है ना, चेक। और यहाँ पे 1 1 1 है, तो ये तभी होगा जब ये 1 यहाँ पे प्लग इन करेंगे हम लोग सब जगह, तो एक्स वाई जेड तीनों 1 हो जाएगा जब t की जगह हम लोग 1 रखेंगे। तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है, तो 1 पर तो ये 1 हो जाएगा और 0 पे 0 हो जाएगा। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 ओवर 6, 3 ओवर 4 एंड 1 ओवर 3 या 3 ओवर 9, जैसे लिखना हो लिखो, एंड इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा होगा, एक पैरामीटराइज्ड इक्वेशन दे रखा होगा, एक वेक्टर फील्ड दे रखा होगा या फील्ड इक्वेशन। अभी फिलहाल हमने वर्क पढ़ा, तो वर्क पूछेगा, वर्क के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना।
लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है। फ्लो पूछे तो फ्लो पूछे तो ये फोर्स फील्ड है, यहाँ पे वेलोसिटी फील्ड दे रखा होगा, तो वेलोसिटी फील्ड देगा तो वर्क की जगह क्या पूछ सकता है हमसे, फ्लो पूछेगा, फ्लो ऑफ दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी फील्ड फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट टू अदर, या वन पर्टिकुलर टाइम टू अदर टाइम। ये टाइम टी लिखा हुआ है, बट इसको टाइम ना भी समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज अ पैरामीटर। पैरामीटर क्या करता है, एक्स वाई जेड को रिलेट करता है, तो यहाँ पे एक्स भी टी के टर्म में, वाई भी टी के टर्म में, जेड भी टी के टर्म में, और कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। तो वर्क का मतलब समझ में आ गया, वर्क और फ्लो दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद हमें पढ़ना है सर्कुलेशन। अच्छा, कर्ल किसके लिए डिफाइंड होता है, मैंने स्टार्टिंग बताया था, क्लोज्ड कर्व के लिए। वर्क तो दोनों पे आ जाएगा, क्लोज्ड कर्व भी आ जाएगा, ओपन कर्व भी आ जाएगा, ठीक है, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व दोनों आ जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग कर्ल पे बात करते हैं थोड़ी। यहाँ फ्लो इंटीग्रल, तो फ्लो इंटीग्रल तो मैंने पीछे ही बता दिया पहले ही, ठीक है। तो फ्लो इंटीग्रल से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे, उसी को हम लोग फ्लो इंटीग्रल बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। सेम चीज़ को यहाँ पे f के जगह अगर v दे रखा हो तो f है, और TDS लिख दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे वेलोसिटी फील्ड तो कभी v देगा ना तो v वाला चीज़ हो जाएगा, और यहाँ पे एक d का जो डिफरेंशिएशन करा था हमने, d का जो डेरिवेटिव लिया था उसको भी हमने v लिखा था। यहाँ पे जो v लिखा हुआ है ना, ये d का डिफरेंशिएशन है और कुछ नहीं है, ठीक है, r का डिफरेंशिएशन है, सॉरी, तो r का डेरिवेटिव भी v कहलाएगा। तो अगर वेलोसिटी फील्ड दे रखा और v के टर्म में लिखा हुआ हो एम आई, ठीक है ना, एन जे एंड जेड के, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये v लिख देना, और दूसरा यहाँ पे जो v आएगा वो वेलोसिटी के लिए होगा, तो अपने हिसाब से वो वहाँ पे सिम्बल्स चूज कर लेना, सिम्बल्स का कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो ज़्यादातर कोशिश करना है f के टर्म लिखने के लिए, तो खुद ही कन्फ्यूज हो जाओगे, v dt। हाँ, v और v लिख दोगे तो फिर तुम्हें दोनों वेलोसिटी लगेंगे, ये वेलोसिटी फील्ड है, एंड ये जो पैरामीटर है हमारा r, पैरामीटराइज्ड इक्वेशन है, उसका डिफरेंशिएशन है, उसका डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो ये फ्लो कहेंगे कब, जब वेलोसिटी फील्ड हो, ठीक ना, जब वेलोसिटी फील्ड गिवन हो तो फ्लो कहेंगे। मान लो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी जो है f में लिखा हुआ है, वो एक्स वाई जेड, मतलब कोई फ्लूइड है किसी पर्टिकुलर रीजन में, 3 डायमेंशनल स्पेस में, जैसे एयर का फ्लो समझ लो, ठीक है ना। एयर का फ्लो तो हो रहा होगा, जैसे आंधी आ गई या तूफान आ गया कुछ, तो बहुत तेज़ी से एयर का फ्लो हो रहा है, तो उसके फ्लो को मान लो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करा गया अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है ना, अलग अलग एक्स एंड वाई एंड जेड पे, वेलोसिटी उसकी जो है वो डिफरेंट है, ठीक। हमें एक पैरामीटराइज इक्वेशन दे दिया यहाँ, ठीक है, एंड हमें उसको क्या निकालना, उसका फ्लो निकालना। फ्लो मतलब क्या होता है, फ्लो मतलब होता है लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल होता है टेंजेंट टू कर्व, टेंजेंट टू कर्व मतलब कर्व के टेंजेंट डायरेक्शन। डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं, आर को अगर डिफरेंशिएट करा तो आर डैश टी हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन टी आई प्लस कॉस टी जे। एक चीज़ तो हुआ, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेके टी के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होता है फ्लो। फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसका, एफ डॉट आर डैश टी, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी, इसके जगह v के जगह मैं आर डैश लिखता हूँ, मतलब डिफरेंशिएशन, एंड डी टी। डॉट प्रोडक्ट ले लो, x के साथ x को, y के साथ y को, एंड j के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, अच्छा है तो यहाँ पे सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के साथ तो 1 होगा, तो वी हैव ओनली k देयर, तो x। अच्छा दूसरी बात, ये जो चीज़ें x के जगह पे, ये y के जगह पे, और ये z के जगह पे, तो x के जगह पे हम cos t पुट करेंगे, तो ये जो f है ना, f को मैं अलग यहाँ लिखते हूँ अलग से फिर से, cos t i, ठीक है। z है तो z की जगह t है यहाँ पे, टी जे, एंड y की जगह साइन t है, साइन t के। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, इसके साथ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, माइनस साइन टी कॉस टी। तीन अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेता हूँ मैं, माइनस साइन टी कॉस टी, क्योंकि आई और आई तो 1 हो जाएगा, डी टी आएगा, कॉस टी और टी कॉस टी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, प्लस साइन टी ओनली डी टी। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2,
एंड अगेन 0 से पाई बाई 2। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2t के जैसा बन जाएगा। एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे, साइन के कर्व से यूज समझो जरा, सिर्फ साइन t होता तो साइन t होता है, t के साथ इंटीग्रेट करना था इसको, ठीक। तो ये चीज़ होता है 0 पाई 2 पाई, मतलब इसको अगर 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करते तो इसका वैल्यू 0 आ जाता, क्योंकि ऊपर का एरिया प्लस है, नीचे का एरिया माइनस है, ऐड करने के बाद 0 आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ पता है तुमको, अंदर t को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, मतलब जो ग्राफ है ना स्विच कर जाता है, मतलब जो 0 से 2 पाई में इसका 1 टाइम पीरियड होता था, ये ग्राफ चेंज करके और ये इतना ही में क्या करेगा, एक ऑसिलेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से पाई अगर दे रखा होता तो 0 से पाई तक में 0 हो जाता, तो 0 से पाई बाई 2 दे रखा है, चलो तो ये फंडा हमारा काम नहीं करेगा यहाँ, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 दे रखा है तो इसको इंटीग्रेट करते ही हैं, चलो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, साइन 2t दे रखा है और 1/2 बाहर आ जाएगा, तो पहले वाले इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, साइन 2t का इंटीग्रेशन होगा कॉस, इसका इंटीग्रेशन होगा कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। पाई बाई 2 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, एंड 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 -1 यहाँ पे आएगा टोटल, ठीक है। उसको कैलकुलेट कर लेंगे, लास्ट वाले को भी कर ही सकते हैं, पाई बाई 2 तक इसका क्या होता है, माइनस कॉस टी पाई बाई 2 पे 0 और -1 तो माइनस माइनस -2 हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर लेंगे।